दृष्टिकोण में एक अंतर, एक बाइफर्केशन, यानी किसी पॉइंट इन में व्यक्तिगत जीवन में मैं जो चीजें मान रहा हूँ, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि व्यवस्थागत रूप से वो चीजें उन चीजों का मतलब इम्प्लीकेशन, मतलब मैं सामाजिक दृष्टिकोण को भी थोड़ा बहुत अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण में शामिल करूंगा। दोनों कंप्लीटली बाइनरी में नहीं एग्जिस्ट करते। नहीं करते। क्या वर्तमान समाज में ईश्वर का विचार है? क्या वर्तमान समाज का सामाजिक दृष्टिकोण है ईश्वर का विचार? समझे, जब आप वर्तमान समाज में मेजॉरिटी ऑफ लोकतंत्र की बात करें तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां पर आप गीता को इन्वाइट करें या फिर जहां पर आप बाइबल को इन्वाइट करें। अमेरिका डेमोक्रेसी है। एक सेकंड, व्यवस्थागत रूप से कहीं भी ईश्वर के विचार को इन्वाइट नहीं किया गया। आप व्यक्तिगत जीवन में मानते नहीं, पर व्यक्तिगत जीवन में मानने से व्यवस्था थोड़ी चलती है। व्यक्तिगत, आप खुद ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जीवन में कुछ मान रहा है और उसमें सामाजिक दृष्टिकोण का इन्फ्लुएंस भी। सामाजिक दृष्टिकोण में फिर ईश्वर का विचार हुआ ना, जब वो इंडिविजुअल में भी आ रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि डिबेट ये नहीं कि सामाजिक, मैंने आपसे वो नहीं पूछा डिबेट किसकी, मैंने सामाजिक दृष्टिकोण में ईश्वर का विचार है या नहीं है, इस बात पर बहस नहीं है। मैंने बहस पूछी नहीं, मैंने पूछा सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्तिगत दृष्टिकोण आ रहा है। सामाजिक दृष्टिकोण में रिलीजियस टेक्स्ट में, रिलीजियस इंटरप्रिटेशन में ईश्वर एग्जिस्ट करता है वर्तमान समय में? करता है। उससे व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावित होता है क्या? उससे व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रभावित होता है आपके अनुसार? तो डिपेंड करता है ना, व्यक्ति टू व्यक्ति, व्यक्ति डिपेंड करता है। इसका मतलब वो जो और रिलीजियस टेक्स्ट में सेंक्रोसिटी है ईश्वर की, रिलीजियस टेक्स्ट में सेंक्रोसिटी एग्जिस्ट करती है। वही बात है ना कि आप जब बात करें रिलीजियस टेक्स्ट की बात कर रहे हैं और आप इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो धर्म में मानते हैं रिलीजियस टेक्स्ट? ना मैं मानते हैं उसमें नहीं पूछा, मैंने पूछा रिलीजियस टेक्स्ट में। इंटरप्रेटर हमेशा एक इंटरप्रेटर होता है जिसको लोग सुनते हैं। रिलीजियस टेक्स्ट में सेंक्रोसिटी है, मैं अपना फिर से प्रश्न दोहराऊंगा, रिलीजियस टेक्स्ट में सेंक्रोसिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, करती है। और उस सेंक्रोसिटी को कुछ लोग ही सही अपनाते हैं। नहीं समझे, अब वही बात है। अब ये डिपेंड करता है, अगर आप एक इस्लामिक नेशन में तो आप अपना पाएंगे, भारत में रहते तो आप नहीं अपना पाएंगे। भारत नहीं अपना पाएंगे। भारत में इसका मतलब रिलीजियस टेक्स्ट को लोग नहीं अपना पाते। अरे आप सेक्रोसेंटी की बात, जब आप बात करें सेक्रोसेंट होने की, यानी कि शरिया के हिसाब से तमाम चीजें नहीं चल सकती भारत में, क्योंकि भारत का संविधान अलग है। भारत का संविधान अलग है, बिल्कुल भारत का संविधान अलग है। तो भारत के संविधान में ये बोला गया है कि आप अपने आइडिया ऑफ गॉड को इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। वही बात है, क्योंकि आपको संविधान ने, लोकतंत्र ने लिबर्टी दी। लिबर्टी मतलब लिबर्टी ये भी है कि आप आपने आइडिया ऑफ गॉड को रिडिफाइन कर सकते हैं। क्या ये लिबर्टी है? नहीं, ये लिबर्टी नहीं है। आप देखिए, समझने वाली बात है कि हर व्यक्ति जाके आइडिया ऑफ गॉड को रिडिफाइन नहीं करता है। हर व्यक्ति नहीं करता। आइडिया ऑफ गॉड जिसे इस अभी वर्तमान समाज में वो एक प्रकार से इंटरप्रेटेड वे में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसका मतलब जो मूल विचार जैसा था उस मूल विचार क्या लिबरल डेमोक्रेसी मॉडर्निज्म में आई थी? क्या लिबरल डेमोक्रेसी एक मॉडर्न आइडिया है? ठीक है, वो रैशनैलिटी को प्रमोट करता है। वर्तमान संदर्भ में पोस्ट मॉडर्निज्म है। आपका किस मुल्क की बात? वर्तमान हर वैश्विक संदर्भ में वर्तमान पोस्ट मॉडर्न मेथोडोलॉजी है भारत में, जिसे भारतीय में भारत वैश्विक बुद्धिजीवी भी है ना, भारत में आगे फिर से वही कह रहा हूं ना, आप जब बोलेंगे नाइजीरिया में करता है नहीं करता है, वो डिपेंड करता है। मैं ग्लोबल ट्रेंड की बात कर रहा हूं, आप पर्टिकुलर नेशन में मत जाइए। सुनिए, मैं कह रहा हूं वैश्विक संदर्भ में पोस्ट मॉडर्न एरा है, एग्जिस्ट करता है ना। ठीक है, उसमें रैशनैलिटी की सेंक्रोसिटी को चैलेंज किया जाता है। क्या रैशनैलिटी की सेंक्रोसिटी को चैलेंज किया जाता है? नहीं किया जाता। अरे ये कौन चैलेंज कर रहा है? अब पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर कौन से? मिशेल फूको जब बात कर रहे हैं कि पावर अपने आप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार से किसी न किसी लेवल पर रह रही है, इसका अभिप्राय किसी न किसी लेवल पर पावर रह रही है। तो अच्छा ठीक, मेरा अंतिम प्रश्न वही था कि अगर अंतिम प्रश्न था वो, जवाब कंटिन्यू कर। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न का उत्तर यही है, ये पूछ रहे हैं कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के पास रैशनैलिटी है, क्या कोई रैशनैलिटी को चैलेंज करे। तमाम चीजें में समझना होगा कि बहस इस बात पर है कि क्या लोकतंत्र ईश्वर के विचार का प्रतिवाद है या नहीं है। मेरे पास रैशनैलिटी है या मेरे पास, मुझे लोकतंत्र ने कुछ लिबर्टी दी, उस लिबर्टी के अनुसार मैं यदि ईश्वर के विचार को मान रहा हूँ, पर इससे ये थोड़ी स्थापित, ठीक है, पर इससे ये थोड़ी स्थापित हो जाता है कि जब लोकतंत्र का विचार आया है, लोकतंत्र के विचार का इवोल्यूशन हुआ, तो ईश्वर के विचार का प्रतिवाद नहीं था। इससे कोई स्थापित नहीं। अब पक्ष विपक्ष को प्रश्नोत्तरी चरण के लिए प्रथम वक्ता आमंत्रित। मेरे पहले प्रश्न के साथ आप समय शुरू कीजिएगा। उसी तरह चले जाएगा ताकि दिक्कत ना हो। हाँ, अभी तो ऊपर चलेंगे तो हम लोगों को पूछने में आसानी मतलब इधर से सरलता है। मुझे फिर उधर से वो थोड़ा सा प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ से ठीक है पूछो। हाँ जी, नारीवाद पितृसत्ता का प्रतिवाद है। नारीवाद पितृसत्ता का
प्रतिवाद है? प्रतिवाद है, बिल्कुल है। ठीक है। और अगर पितृसत्ता के एलिमेंट्स भी नारीवाद में आ रहे हैं तो फिर नारीवाद बचा कहाँ? नारीवाद नहीं बचा। क्या आप लिबरल फेमिनिस्ट को फेमिनिस्ट मानते हैं? क्या आप लिबरल नारीवादियों को नारीवादी मानते हैं? हाँ, लिबरल फेमिनिज्म का आइडिया है। ठीक है। लिबरल फेमिनिज्म का आइडिया रिलीजन, धर्म को, धार्मिक संस्थाओं में विश्वास रखता है? हाँ, अगर वो पॉजिटिव सेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं, पॉजिटिव आइडियाज को लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लिबरल फेमिनिज्म करंट में दूसरा एग्जिस्ट करता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, और उसमें क्या लिबरल, मेरा प्रश्न, क्या जो लिबरल नारीवादी है वो परिवार के संस्था में विश्वास रखते हैं? ठीक है। फैमिली इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्मेटिव चेंजेस की बात करते हैं, अच्छे चेंजेस की बात करते हैं, और लिबरल फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव है डेमोक्रेसी के आइडिया में, डेमोक्रेसी के आइडिया में वो आइडिया ऑफ गॉड को अब एक सिंपल सी बात है, एक पितृसत्तात्मक संस्था में परिवार की संस्था होती है। पितृसत्तात्मक संस्था परिवार में परिवार की संस्था किस रूप में होती है वो पितृसत्ता डिफाइन करती है। ठीक है। दूसरा, पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का रूप क्या होगा, प्रकृति क्या होगी, कैसे तत्व होंगे, कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, डेमोक्रेसी में जब परिवार का इंस्टीट्यूट, अगला प्रश्न, मेरा प्रश्न है, पितृसत्तात्मक परिवार में यदि मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो एक हस्बैंड, एक वाइफ इमेजिन कर रहा हूँ, बच्चे होंगे, ठीक है। फेमिनिस्ट जब लिबरल फेमिनिस्ट जब परिवार को इमेजिन कर रहा है तो फैमिली में पति, पत्नी और बच्चे ये सब इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं फिर से पूछूंगा, यदि नारीवाद पितृसत्ता का एंटीथीसिस है और यदि उस एंटीथीसिस में वो आइडियाज सेम, जैसे कि परिवार में बच्चा, फैमिली कर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि एक्सट्रीम ऑपोजिट होता है, यानी कि बाइनरी ऑपोजिट है, तो कैसे संभव है? तो लिबरल फेमिनिज्म ने पूछा ना आपने, अगर आप फेमिनिज्म टोटलिटी में पूछेंगे तो उसमें रेडिकल एग्जैक्टली, यानी कि कोई भी चीज टोटलिटी में, हाँ, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, बताइए, आप समझेंगे। लिबरल फेमिनिज्म के कंटेक्स्ट में जब आपने मुझसे पूछा तो मैं कहूंगा लिबरल फेमिनिज्म कंप्लीटली एंटीथेसिस नहीं होगा, एंटीथेसिस आ रहा है। ठीक है। सुन लीजिए, लिबरल फेमिनिज्म मैंने कहा, तो वो लिबरल फेमिनिज्म कुछ ना कुछ जैसे इंस्टीट्यूशन को ले लेता है, रिजिड नहीं है कि इंस्टीट्यूशन खत्म कर देना। ठीक है। मेरा अगला प्रश्न, वो लेता है, मेरा अगला प्रश्न, वो कंप्लीट सेंस में जो है वो एंटीथेसिस नहीं है। मेरा अब पहले एंटीथेसिस था पर अब कंप्लीट सेंस में नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, मुझे बताइए कि मनुष्य के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं? व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विचार सामाजिक विचारों से आते हैं, सामाजिक विचारों को इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, व्यवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, समाज में व्यवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक है। करती हैं। अब अगला मनुष्य के विचारों के कारण एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अगला प्रश्न, मुझे बताइए कि व्यक्तिगत जीवन में यदि मैं किसी चीज में विश्वास रख रहा हूँ, क्या इसका अभिप्राय यह है कि व्यवस्थागत रूप से भी जो व्यवस्था है उस चीज में वो चीज होगी? व्यक्तिगत मतलब मेरे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा उदाहरण है, मान लेते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री है जो ये मानता है कि मतलब शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्या उस देश की व्यवस्था में व्यवस्थागत रूप से ऑब्जेक्टिवली ये प्रूव हो जाता है कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए? लेकिन अगर वो व्यक्ति, ये तो आपने इस सेंस में देखा कि वो इंडिविजुअल कंप्लीटली वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है सोसाइटी में, अरे नहीं, प्रधानमंत्री तो सोसाइटी में ही होगा, प्रधानमंत्री एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसे अगर आना है समाज में, और समाज का पॉपुलर कुछ नोशन है, उस पॉपुलर नोशन में ईश्वर का विचार एग्जिस्ट कर रहा है, शादी, डेमोक्रेटिक विवाह पर प्रश्न था कि व्यक्ति विवाह नहीं करना चाह रहा है, प्रधानमंत्री है देश का, तो क्या देश पर भी लागू हो जाता है कि देश में कोई विवाह नहीं करे? अगर वो देश पर शासन कर रहा है, अगर वो रूलिंग मैकेनिज्म में, लोकतंत्र में, हाँ लोकतंत्र में, अगर वो लोकतंत्र में आएगा तो उसके इंडिविजुअल ट्रेट्स क्यों नहीं आएंगे? मेरा प्रश्न ये कि इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल ट्रेट्स और व्यवस्था अलग अलग एग्जिस्ट कर सकती है। कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? व्यवस्था से प्रभावित भी तो होगा। आप ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल व्यवस्था से कंप्लीटली एलिनेटेड है, लॉजिकली प्रूव कर जाएगी। हमने कहा नहीं है ऐसा भाई, अगर इंडिविजुअल इंटरप्रेटेड। अंतिम प्रश्न, पूरा बर्डन केवल सोशलाइजेशन। अंतिम प्रश्न सुन लीजिए भाई, अंतिम प्रश्न पूछने दीजिए मुझे, उसी का उत्तर दूंगा ना, कंप्लीट नहीं हुआ तो। ठीक है। सोशलाइजेशन, आप कह रहे हैं सोशलाइजेशन नहीं हुआ तो इंडिविजुअल ट्रेट्स, पहली बात हमने कहा इंडिविजुअल कंप्लीटली वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आइडियाज आ भी रहे हैं तो उसको व्यक्ति इंटरप्रेट कर रहा है। मेरी कॉन्शियस चॉइस है कि मैं कंडीशनिंग से कौन से फैक्टर्स का अपने अंतर्गत, और उसका इफेक्ट समाज पर ही होगा, क्योंकि मैं वैक्यूम में तो हूं नहीं, सोशल सिस्टम में हूं। धन्यवाद। पक्ष को ठीक है। उपस्थित, ठीक है। क्या वर्तमान संदर्भ में LGBTQIA+ मूवमेंट चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। उनके द्वारा जेंडर फ्लूइड गॉड की बात की जाती है? जेंडर फ्लूइड गॉड की बात की जाती है। इसका मतलब वो ईश्वर के परंपरागत विचार को खारिज करते हैं? देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि वो जो ईश्वर के परंपरागत विचार को खारिज कर रहे हैं, हाँ। तो जब हम यहाँ पर आइडिया ऑफ गॉड की बात चल रही है, ठीक है, तो आइडिया ऑफ गॉड के अंदर सेक्रोसेंसी आती है ओरिजिनली, ये आप भी मान रहे हैं, ये हम भी मान रहे हैं। ओरिजिनली सेंक्रोसेंटिटी किसने दी थी? क्या ओरिजिनली सेंक्रोसेंटिटी ईश्वर का विचार मनुष्य ने दिया है?
देखिए हमें समझना पड़ेगा कि जो अभिजात्य वर्ग था उसने ये ईश्वर का विचार मनुष्य बनाया। थे ना उसमें, अभिजात्य वर्ग में एलियंस नहीं थे ना, मनुष्य थे ना हाँ, उसमें। ठीक है। मनुष्य ने ही सेंक्रोसेंटिटी दी थी आपके अनुसार। हाँ, कुछ एक समाज का वर्ग था तब और तक- एलजीबीटी कम्युनिटी में भी मनुष्य ही है जो सेंक्रोसेंटिटी को खंडित ठीक कर रहे हैं। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि जो अभिजात्य वर्ग बना, हाँ। अभिजात्य वर्ग के विरोध में वो एलजीबीटीक्यू समाज खड़ा हुआ, क्योंकि ठीक है। अभिजात्य वर्ग के अंदर कभी भी उनको प्रतिनिधित्व नहीं ठीक मिला। है। तो हमें समझ में आता है कि जब सेंक्रोसेंटिटी ऑफ आइडिया ऑफ गॉड था, हाँ। वो उसको जब यहाँ पर एक प्रतिरोध मिला तो आइडिया ऑफ गॉड मर गया। वो आइडिया ऑफ गॉड मर गया, आइडिया फिर जेंडर फ्लूइड गॉड कैसे आया? ठीक है, हमें समझना पड़ेगा कि जब आइडिया ऑफ ओरिजिनल गॉड की बात आप जब ओरिजिनल गॉड कौन डिफाइन करता है? ओरिजिनल गॉड को अभिजात्य वर्ग ने define अभिजात वर्ग डिफाइन करता है। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो आइडिया ऑफ गॉड होगा वो ओरिजिनल नहीं होगा। देखिए अब हमें समझने की आवश्यकता है कि जो अभिजात्य वर्ग ने आइडिया ऑफ गॉड को डिराइव किया, जहां से सेंक्रोसेंटिटी उन्होंने derive अभिजात्य किया। वर्ग क्या होता है ये बताइए। अभिजात्य वर्ग वो है जिनके पास हमेशा से संसाधन थे, जिन्होंने एलजीबीटी कम्युनिटी इंटेलेक्चुअल रिसोर्स का उपयोग कर रही है जेंडर फ्लूइड गॉड को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पर जब बातचीत चल रही हो फिजिकल रिसोर्सेज के बारे में बातचीत चल अरे रही है, फिजिकल रिसोर्सेज के आधार पर शोषण अरे किया गया एक है। मिनट, फिजिकल रिसोर्सेज मत, आइडिया ऑफ गॉड जो है इंटेलेक्चुअलिटी से तो आया है ना, आइडियाज कहां से आते हैं? अरे तो आइडिया जो इंटेलेक्चुअलिटी है, इंटेलेक्चुअलिटी भी फिजिकल रिसोर्सेज से डिराइव हुई। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के पास कॉर्पोरेट हाउसेस के रिसोर्सेज नहीं मिल रहे उन्हें इसमें। अरे ठीक है, अगर वर्तमान संदर्भ में है उनके पास रिसोर्सेज, हाँ। तो वर्तमान संदर्भ में जो रिसोर्सेज के थ्रू जो आइडिया ऑफ जेंडर फ्लूइड गॉड को इमेजिन कर भी रहे हैं, आइडिया ऑफ ओरिजिनल गॉड से कहीं पर भी मैं नहीं कह रहा हूं ओरिजिनल गॉड का फिर वही प्रश्न, आइडिया ऑफ गॉड ओरिजिनलिटी में क्या है? आइडिया ऑफ गॉड ओरिजिनलिटी में एक सेक्रोसेंट आइडिया है। सेक्रोसेंट आइडिया, सेंक्रोसेंटिटी मनुष्य ने दी है। ठीक है सेक्रो, लेकिन कौन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मनुष्य की ओरिजिनल आइडिया वर्ग से आने वाले मनुष्य ने दी है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके द्वारा दिया गया विचार मान्य था, उस समय मान्य था क्योंकि उसके पास उस टाइम पर सत्ता और थी। अगर उसका कोई विरोधी विचार है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा कि जो उसका विरोधी विचार उत्पन्न होकर आ रहा है, उसके विरोधी विचार के उत्पन्न होने के पीछे परसेप्शंस क्या है, हाँ। उसकी कंडीशंस क्या है, सोसाइटी के अंदर अभी समाज कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, इन सारी बातों को कंसिडरेशन में लेना मैं कह पड़ेगा। रहा हूं ये विचार जो है कि मैं अभिजात्य वर्ग के अलावा अगर कोई वर्ग कोई विचार देता है ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्या ये विचार अपने आप में अभिजात्य है? नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि जब हम इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहे हैं, ठीक तो है। हमें समझना पड़ेगा कि जो आइडिया ऑफ ओरिजिनली गॉड को दिया गया था वो अभिजात्य वर्ग ने दिया। उस आइडिया ऑफ गॉड का किस तरह से यूसेज किया गया और उस यूसेज को किस तरह क्या से अभिजात्य वर्ग अभी एग्जिस्ट करता है? सत्ता के केस में क्या अभिजात्य वर्ग अभी एग्जिस्ट करता है? क्या अभिजात्य वर्ग एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट करता है, तो आइडिया ऑफ गॉड अभी भी एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। आइडिया ऑफ गॉड आइडिया, तो फिर अभिजात्य वर्ग अभिजात्य कैसे है? ठीक है, मैं बताता हूँ। अभिजात्य वर्ग ने आइडिया ऑफ गॉड बनाया, आइडिया ऑफ गॉड ने अभिजात्य वर्ग ने आइडिया ऑफ गॉड क्यों बनाया था? अपने लेजिटिमेसी प्राप्त करने के लिए। अपनी लेजिटिमेसी प्राप्त करने और के लिए। वर्तमान संदर्भ में अभिजात्य वर्ग एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब लेजिटिमेसी है? नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि उनकी जो लेजिटिमेसी उन्होंने आइडिया ऑफ गॉड बनाकर प्राप्त कर ली, उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा, लेकिन उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा। बिल्कुल। इसका मतलब वर्तमान संदर्भ में वो अभी भी उस आइडिया ऑफ गॉड से लेजिटिमेसी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने जब, मैं बता देता हूँ, जब उन्होंने एक सत्ता, एक स्टेचर प्राप्त कर लिया, उस स्टेचर के बेसिस पर उन्होंने रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट करना। अरे भाई अभी भी रिसोर्सेज अक्यूमुलेट कर रहे हैं आइडिया ऑफ गॉड के माध्यम से। जब आपने एक बार रिसोर्सेज अक्यूमुलेट कर लिए तो रिसोर्सेज के माध्यम से रिसोर्सेज अक्यूमुलेट करना बहुत इजी हो जा सकता है, लेकिन जब आपको मैंने आपसे वो पूछा ही नहीं, आप प्रश्न फिर भी घुमा रहे। मैं फिर से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, जब अभिजात्य वर्ग पहले एग्जिस्ट कर रहा था, उसका लेजिटिमाइजिंग टूल था आइडिया ऑफ गॉड, अभी भी हम वो मानते हैं आप एग्जिस्ट कर रहा है, लेजिटिमेसी प्राप्त कर रहा है, आइडिया ऑफ गॉड अभी भी है? नहीं, मैं बताता हूं क्यों नहीं। हम ये बता रहे हैं कि जब अभिजात्य वर्ग को रिसोर्सेज अक्यूमुलेट करने थे तो उन्होंने आइडिया ऑफ गॉड का क्रिएशन किया, आइडिया ऑफ गॉड के क्रिएशन के माध्यम से रिसोर्सेज को अक्यूमुलेट किया, लेकिन जब रिसोर्सेज अक्यूमुलेट कर लिए गए तो रिसोर्सेज के अक्यूमुलेशन के माध्यम से उनका मल्टीप्लिकेशन किया गया। उसके लिए आपको आइडिया ऑफ गॉड की जरूरत नहीं थी, जिसके लिए यहाँ पर कभी भी स्थापित नहीं होता कि अगर अभिजात्य वर्ग एग्जिस्ट कर रहा है तो आइडिया ऑफ गॉड भी एग्जिस्ट करेगा। शेष वक्ता आमंत्रित हैं। मेरे पहले प्रश्न के साथ आप मेरा समय शुरू कीजिएगा। ठीक है। लोकतंत्र के मूल में यानी बेस में पब्लिक रेशनैलिटी का विचार है, मनुष्यों की रेशनैलिटी यानी कि तार्किकता। और वो लोकतंत्र का विचार ही तो सेक्रोसेंट हो गया भाई, हमने बताया। मेरा प्रश्न बताया कि सेक्रोसेंटिटी, मुझे सेक्रोसेंटिटी और लोकतंत्र का विचार अपने मेरा प्रश्न ये है कि लोकतंत्र के विचार में क्या मानवीय तार्किकता कि मनुष्य के पास इतना तार्किकता है कि वो चुन सकता है अपना सत्ता जो भी है, वो एग्जिस्ट वर्चस्व में है कि नहीं है? तो वही मानवीय तार्किकता है ना, आपने बताया ना, वो सेक्रोसेंट हो गई है, यही तो हमने बताया। अरे लोग इमोटिवली करते हैं, इमोशंस के बेसिस पे लोग काम करते हैं। सेक्रोसेंट होने का ये इमोशंस के बेसिस पे खिलाफ कोई करेगा नहीं। सेक्रोसेंट का सबसे सेक्रेड फॉर्म, मतलब सबसे बेहतरीन लोगो होगा। क्या लोकतंत्र के भीतर रहकर कोई ये कह सकता है कि लोकतंत्र मेरे लिए ठीक नहीं है? कोई कह सकता है?
लोकतंत्र के भीतर रहकर। लोकतंत्र के भीतर रहकर क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि लोकतंत्र में तो ऐसे तो कोई ईश्वर के भीतर रहकर भी कह सकता है ईश्वर में कुछ रिफॉर्म्स होते हैं। हमने क्या बताया, ईश्वर का आइडिया इतना मेरा प्रश्न ये नहीं है, ईश्वर का आइडिया क्या था, उसमें भी इवोल्यूशन हो सकता है, उसमें भी रिफॉर्म। ईश्वर के आइडिया जो ईश्वर के अंदर थे, अगर हम देखते हैं रिफॉर्म मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन, नहीं, साधारण सा प्रश्न, एक सेकंड, मेरा प्रश्न, उन्होंने भी तो ईश्वर में सवाल उठाया। एक साधारण सा प्रश्न, मेरा प्रश्न मैं फिर वही पूछूंगा, पब्लिक रेशनैलिटी है लोकतंत्र के कोर में, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। ईश्वर का विचार सदियों से फॉलो होता आया, बिलीफ सिस्टम के आधार पर, रेशनैलिटी के आधार पर, मुझे बता दीजिए। तो उससे क्या हमने क्या कहा, मैकेनिज्म बदल गया है। ईश्वर बिलीफ सिस्टम में अगर से अभी होता है बिलीफ, मतलब बहुत मैकेनिज्म में तो चेंज हुआ है, बहुत कोर विचार कैसे चेंज हो गया है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि यदि ईश्वर का विचार बहुत लंबे समय तक बिलीफ सिस्टम के आधार पर चल रहा है, ठीक है, और आपका एक आइडिया है जो इस बिलीफ सिस्टम को क्रिटिक कर रहा है, तो वो उसका एंटीथेसिस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बिलीफ को क्रिटिक करे तो एंटीथेसिस नहीं होगा। बताता हूं कैसे नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं कि क्रिटिक बिलीफ, मैंने कुछ कॉन्टेक्स्ट भूल रही है, सिर्फ बिलीफ को यदि रेशनैलिटी क्रिटिक कर रही है तो रेशनैलिटी बिलीफ की एंटीथेसिस होगी नहीं होगी, इतना बता दीजिए। अपोजिंग आइडिया यानी एंटीथेसिस होना चाहिए जो उसका अपोजिंग आइडिया हो, यानी डेमोक्रेसी भी अगर उसी आइडिया का कंटिन्यूएशन हो या कंटिन्यूएशन ना हो, उसी आइडिया में कोई इवोल्यूशन हो, उसी आइडिया में संशोधन हो, तो वो अपने आप में कोई अच्छा, तो फिर आप अभी आपके साथी वक्ता जब लिबरल फेमिनिस्ट को पेट्रियार्की का एंटीथेसिस मानते हैं तो आप मानते हैं उस चीज को? हाँ या ना? अरे एक सेकंड, फेमिनिज्म एज एन आइडिया, जब हम होल मूवमेंट की बात ठीक है, उसमें लिबरल वो प्रतिवाद है ना, लेकिन लिबरल फेमिनिज्म केवल एक पार्ट है, उसमें रेडिकल फेमिनिस्ट और भी तो फैक्टर्स करते हैं। रेडिकल फेमिनिस्ट तो मैरिज, पेट्रियार्की, रिलीजन सब कुछ डिनाई कर रहे हैं। प्रश्न नहीं ना, तो आप ये तो बोल रहे हैं कि नारीवादी विचार जो है उस विचार का लिबरल फेमिनिज्म एक पार्ट है? केवल एक पार्ट, ठीक है, उसमें वो ठीक है, वो मैं मान रहा हूँ। अब ये जो पार्ट है ये अपने आप में कुछ एम्बॉडी कर रहा है उन विचारों को या फिर उन इंस्टीट्यूशंस को जो पेट्रियार्की में भी एक वर्चस्व में थे, वर्चस्व में जो पितृसत्ता में जो इंस्टीट्यूशंस आत्मसात कर रहा है, इससे ये स्वीकार करके आप बताइए, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, क्या कहना चाहते हैं? पेट्रियार्की में फैमिली का इंस्टीट्यूशन था, रिलीजन का इंस्टीट्यूशन था, और ये जो मतलब जो लिबरल फेमिनिस्ट है वो भी इन इंस्टीट्यूशंस को मानते हैं। हाँ, इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म की बात करते हैं लिबरल फेमिनिस्ट, लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट एग्जिस्ट करते हो, इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हो, लेजिटिमेसी एग्जिस्टेंस कोई खत्म एग्जैक्टली, यानी कि एंटीथेसिस में जो वैल्यूज या आइडियाज है ऑपोजिट, तो बाइनरी बिल्कुल ऑपोजिट तो नहीं है। क्यों? अरे हमने क्या बताया, जब फेमिनिज्म एज आइडिया और पेट्रियार्की दोनों की अगर वैल्यूज, दोनों में ट्रेड्स अगर पूरी तरह से अलग हैं, तब जाके कोई चीज। अगला प्रश्न मुझे बताइए कि व्यवस्था व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करती है, व्यक्ति व्यवस्था को इन्फ्लुएंस करता है? व्यक्ति का इन्फ्लुएंस व्यवस्था पे होता है, व्यक्ति व्यवस्था बनाता है, तो ऑब्वियसली व्यक्ति मतलब एक समाज है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो लोगों का इन्फ्लुएंस मतलब मैं बता रहा हूँ कि जब बहुत सारे लोग हैं तो लोगों के इन्फ्लुएंस से व्यवस्था चेंज होगी, व्यवस्था के इन्फ्लुएंस से लोग चेंज होंगे। नहीं, बाइनरी क्रिएट करने की क्या जरूरत है आपको? लोगों का अगर लोगों ने व्यवस्था बनाई तो जो चेंज भी आएगा, तो लोग अगर अलाउ करेंगे वो चेंज, तभी तो चेंज आएगा। तो वही हमने ठीक है। अब मुझे बताइए, जो लोग अगर लीडर जो लोग हैं, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं व्यवस्था, ठीक है, वो अपने आप में चेंज करेंगे, तो यानी लोगों, ठीक है, अगला प्रश्न, अपनी एजेंसी देंगे। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न मेरा, आप कह रहे हैं जब लोग चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ, लोग मतलब जो व्यवस्था बना दिया उसमें वो भी अपने आप चेंज करेगा। ठीक है, इसका अभिप्राय यह है कि जो मोनार्की बहुत लंबे समय तक चलती आ रही, ठीक है, अंतिम प्रश्न, मोनार्की जो बहुत लंबे समय तक चलती आ रही थी उसको क्रिटिक करने के लिए, उसको हटाने के लिए भी लोगों के भीतर से चॉइसेस, मतलब लोगों ने कोई ना कोई चुनाव किया होगा और लोगों ने उस चीज को क्रिटिक किया होगा, खत्म किया होगा। जो हमने क्या बताया, लोग यानी लोग, हम जो वर्ग उस बोलने दो, जो वर्ग वो मोनार्की बना रहा है, वो वर्ग ने ही अपने आप में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का उदाहरण देखे जा रहे हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जरूर वो लोगों के द्वारा वो प्रतिवाद आया, लेकिन फिर उसी चीज को कंटिन्यूएशन कैसे हुआ कि मोनार्क केवल एक लीडर हट गया, लेकिन आइडिया की एक लीडर होगा, वो पॉपुलिस्ट रिजीम द्वारा, पॉपुलर नोशंस द्वारा, करिश्मा के आधार पर इलेक्ट होगा, वो चीज एकदम सेम रह गई। यानी वो ट्रेड जो था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेड होगा तभी तो लीड करेगा, वो कैरिज्मेटिक लीडरशिप के माध्यम से आज भी हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद। यही समाप्त। विपक्ष प्रत्युत्तर भाषण के लिए आमंत्रित। ठीक है, शुरू करें।
3-2-1 सदन की गरिमा को मेरा अंतिम नमन। सबसे पहले तो प्रतिपक्ष ने जो ईश्वर के विचार को सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया कि इनके लिए ईश्वर का विचार कौन से धर्म दर्शन का विचार है। पहली बात तो ये वैश्विक बुद्धिजीवी है, कौन से धर्म दर्शन का, कौन सा ईश्वर का विचार लेकर चल रहे हैं। दूसरी चीज, ईश्वर के विचार की सेंक्रोटिटी, जो ये सेंक्रोसेंटिटी बता के जाते हैं, अगर अल्टीमेटली वो मनुष्य निर्धारित कर रहा है और हमारे परिणाम में ये खुद मानकर जा रहा है कि मनुष्य का कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट लगातार इवोल्यूशन के कारण इवोल्यूट होता है, तो उसके कारण मनुष्य की सेंक्रोसिटी इवोल्यूट क्यों नहीं हो सकती, उस चीज का ये अल्टीमेटली उत्तर ही नहीं देके जाते, डॉच करके जाते हैं। दूसरी चीज, एंटीथेसिस का आइडिया हमारे परिणाम में क्लियर होता है जब ये दो प्रश्न पूछते हैं हमसे। एक तो पूछते हैं व्यवस्था और व्यक्ति का, कि बोलते हैं व्यवस्था व्यक्ति को प्रभावित करती है, व्यक्ति व्यवस्था। हम दोनों को मान रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करिए और दोनों इसके कारण ही तो इवोल्यूशन हो रहा है। व्यवस्था व्यक्ति को प्रभावित करिए, व्यक्ति व्यवस्था को। हमारे उससे भी हमारे परिणाम में एंटीथेसिस नहीं है, वो प्रूव होता है कि वो प्रतिवाद क्यों नहीं होता, वो प्रतिवाद की अवधारणा हम बताते हैं। दूसरी चीज, ये बोलकर जा रहे हैं कि पैट्रियार्की का एंटीथेसिस लिबरल फेमिनिज्म है। हम बोल रहे हमारी एंटीथेसिस की परिभाषा को नहीं बैठ पाता लिबरल फेमिनिज्म स्पेसिफिकली, क्योंकि वो कुछ इंस्टीट्यूशन को स्वीकार करता है और लिबरल फेमिनिज्म का क्रिटिक भी रेडिकल से आधार पर देता है कि कहीं ना कहीं वो इंस्टीट्यूशन को स्वीकार कर लेता है, रिफॉर्म्स को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो एक रेडिकल पर्सपेक्टिव आ जाता है और हम वो डिबेट में लेकर चल रहे थे अपनी परिभाषाओं के अंतर्गत। दूसरी चीज, ईश्वर की मृत्यु, ईश्वर के विचार की मृत्यु कैसे हो गई। हमने मृत्यु की अपनी एक स्पेसिफिक अल्टरनेटिव परिभाषा दी कि मृत्यु हो जाने का मतलब होता है कंप्लीट सेंस में एग्जिस्टेंशियल वैल्यू को देना। अगर वो एक सेंस में भी इनके पैराडाइम में, तो वो अपने आप में एक विचार की मृत्यु हो जाना नहीं दर्शाता है। और किसी विचार की मृत्यु हो जाना ये कैसे प्रूव करके जा रहे हैं, पहले इस चीज को क्लियर नहीं करके जाते। दूसरी चीज, ये प्रतिवाद की परिभाषा नहीं दे पाते कि प्रतिवाद किस सेंस में डेमोक्रेटिक सेटअप अगर है तो उसमें ईश्वर के विचार की वैल्यू कैसे नहीं हो पाती। और दूसरी चीज, जैसे हमने एग्जिस्टेंशियलिज्म का उदाहरण दिया, ह्यूमनिज्म का उदाहरण दिया कि कैसे एग्जिस्टेंशियल मीनिंग जब व्यक्ति खुद निर्धारित कर रहा है, और इसके अंतर्गत ट्रांसथीज्म का आइडिया कुछ नए धर्म दर्शन में देखने को मिलता है, जहां व्यक्ति स्वयं को ईश्वर, जहां व्यक्ति स्वयं की मोरालिटी स्वयं निर्धारित करता है। तो मोरालिटी जहां से पहले डिराइव हो रही थी वो डिराइव व्यक्ति से हो रही है। इसका मतलब ईश्वर की अवधारणा संशोधित हो चुकी है, और जहां संशोधन का स्कोप है वो एंटीथेसिस नहीं हो सकती, वो तो सिंथेसिस होगी, वहां संशोधन को स्वीकार किया जाएगा। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीथेसिस का आइडिया था वो हमारे बर्डन में प्रूव होता है। पक्ष प्रत्युत्तर भाषण के लिए आमंत्रित। ठीक है, सदन को मेरा अंतिम नमन। सर्वप्रथम समझना होगा कि विषय का भार क्या था। विषय का भार था लोकतंत्र ईश्वर के विचार का प्रतिवाद है या नहीं। इतना जब हर क्षण मेरा प्रतिपक्ष ये कहने की कोशिश करता है कि लोकतंत्र में ईश्वर के विचार का वर्चस्व है, धर्म के विचार का वर्चस्व है, तो इससे यह कैसे स्थापित हो जाता है कि जब लोकतंत्र आया तो ईश्वर के विचार का प्रतिवाद नहीं था, ये कहीं भी बताकर नहीं जाते। दूसरी बात, विचार का इंटरप्रिटेशन पर बहुत ज्यादा बात हुई, तो हम समझते हैं कि किस प्रकार से यदि कोई भी विचार, वैचारिक मृत्यु और भौतिक मृत्यु में एक अंतर होता है। भौतिक मृत्यु और वैचारिक मृत्यु में यह अंतर होता है कि भौतिक मृत्यु में आप किसी चीज के एग्जिस्टेंस को खत्म कर देते हैं, पर हम बताते हैं कि विचार की कुछ मूल प्रवृत्ति होती है, कुछ रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, और यदि उस मूल प्रवृत्ति में फ्लक्चुएशन है यानी परिवर्तन आ रहा है तो वो विचार की वैचारिक मृत्यु है। जैसे हम ईश्वर के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि जब ईश्वर का विचार परिवर्तित हो रहा है वैश्विक कॉन्टेक्स्ट में, तो वो वैचारिक मृत्यु है ईश्वर के विचार की, उसका कोई काउंटर नहीं आता। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र के मूल में लोगों की रेशनल चॉइस, रेशनल आइडिया है, पर ईश्वर के विचार के मूल में रेशनल चॉइस, रेशनल आइडिया नहीं है। तो किस प्रकार से लोकतंत्र का जो पूरा विचार है जब वो रेनेसां से आता है, जो रेशनैलिटी को सेंटर में रखता है, पब्लिक रेशनैलिटी को सेंटर में रखता है, और वो अपने आप में चर्च सेंट्रिक स्टेट को क्रिटिक करता है, उसके एंटीथेसिस में होता है। इसका आज तक कोई सब्स्टिट्यूटेड काउंटर नहीं मिलता। हम जब चुनाव की बात करते हैं कि किस प्रकार से जो इस चुनाव का पूरा आइडिया कि मनुष्य के पास, पब्लिक के पास, लोगों के पास ये चुनाव करने का अधिकार हो, ये पूरा आइडिया अपने आप में एक लिबरल आइडिया जो सामंतवादी विचार का क्रिटिक करता है, एंटीथेसिस होता है। सामंतवादी विचार जो अपनी लेजिटिमेसी ईश्वर से सीख कर रहे हैं, इसका कोई काउंटर लाकर सब्स्टिट्यूट नहीं आता। उसके बाद हम कह रहे हैं कि किस प्रकार से ईश्वर के विचार पर प्रश्न खड़े नहीं कर सकते। जैसे मोनार्किकल सिस्टम में आप कभी भी प्रश्न खड़े नहीं कर सकते थे, आप पूछ नहीं सकते थे, सरकार का कॉलर नहीं पकड़ सकते थे, या चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे। पर कैसे लोकतंत्र में वो आइडियाज एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसका अभिप्राय है कि कैसे आपने उस सेक्टोसेंट्रिक के आइडिया को या प्रश्न न करने के विचार को क्रिटिक किया, उसका एंटीथेसिस किया, इसका लास्ट तक कोई आर्गुमेंट नहीं आता, सब्स्टिट्यूटेड काउंटर नहीं आता। उसके बाद ये सदन में बार बार अलग अलग माध्यमों से कि भाई बाइबल पे रख के ये कर रहे हैं या फिर लोक धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इससे पर्सनल चॉइस के आइडिया को इन्फोर्स तो कर रहे हैं, बट कैसे वो पर्सनल चॉइस का आइडिया आपकी व्यवस्था को शेप कर रहा है उसको बता पाने में सदन में असमर्थ रहते हैं, जिस कारण मुझे लगता है कि सदन में हमारा भार स्थापित रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मत करो, उसको बंद कर दो। इसी प्रकार हमारी आज का ये ग्रैंड फिनाले यही समाप्त होता है। मेरा दोनों दलों से निवेदन है, एक दूसरे का अभिवादन करिए, तब तक बाकी सभी अधिनिर्णायक अपना बैलेट फॉर्म भरते हैं।